जीत गए मोदी के दोस्त। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की जीत से भारत में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बाइडेन सरकार से अलग हटकर ट्रंप के साथ पीएम मोदी की जुगलबंदी है। मानवाधिकार का मामला हो या लोकतंत्र, सब पर ट्रंप के साथ हमारे रिश्ते बाइडेन के मुकाबले ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। पीएम मोदी का इंडिया फर्स्ट का नारा हो या ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट, दोनों नारे राष्ट्रवाद को पुख्ता करते हैं। साथ ही साथ में ट्रंप ने एक इस तरह के कुछ नारे दिए इस बार के चुनाव में जिससे उन्होंने अपनी नीयत को स्पष्ट किया। मिडिल ईस्ट में युद्ध रुकवाने की बात हो, यूक्रेन रशिया के संबंध जो लगातार लंबे समय से खिंचता चला आ रहा है युद्ध, उसको खत्म करवाने के लिए एक आशा की किरण दिखाना हो, भारत और कनाडा के बीच में जो खींचतान चल रही है उसमें कुछ कमी आए या ये खत्म हो खींचतान, जैसी बहुत सी बातें हैं जो अब ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद एक अलग करवट ले सकती हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है। इन उम्मीदों पर ट्रंप कितने खरे उतरते हैं, साथ ही साथ में क्यों कहा जा रहा है बार बार, आप देख रहे हैं ट्रंप को लेकर कितना उत्साह है, उनकी तस्वीर लेकर लोग उस पर तिलक लगाकर, संत समाज के कई लोगों ने तस्वीर पर माला चढ़ाकर खूब पूजा अर्चना की, खूब उत्साह देखने को मिला भारत में, और भारत के शेयर मार्केट में भी इसका उत्साह देखने को मिला है। तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या है ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती में जिसकी वजह से ट्रंप के जीतने के बाद में भारत में उम्मीदें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इस पर चर्चा करें उससे पहले ये रिपोर्ट। अमेरिका में फिर ट्रंप सरकार, ये जीत है जोरदार। भारत अमेरिका की दोस्ती चढ़ेगी परवान, गढ़ेगी नए कीर्तिमान। जीत गए मोदी के दोस्त। वैसे तो 7 समंदर पार अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव में जीत मिली, लेकिन अमेरिका में जश्न तो है ही, भारत में भी जबरदस्त उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। हरिद्वार की तस्वीरें तो बेहद ट्रंप की दीवानगी को नए तरीके से दिखा रही हैं। संतों ने ट्रंप की फोटो पर तिलक लगाकर नारे भी लगाए। विशेष पूजा की ये तस्वीरें आश्वस्त करती हैं कि संतों को विश्वास है कि ट्रंप के आने से भारत का फायदा होगा। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मानवता के रक्षक हैं और पूरे विश्व में शांति लाने का उन्होंने संकल्प लिया है, इसलिए पूरे साधु संत समाज ने उनकी जीत के लिए ईश्वर से कामना किया और वह पूर्ण रूप से सफल हुआ। आज हमने माँ गंगा का पूजन किया, अभिषेक किया, मिठाइयाँ बांटी और राज तिलक किया कि हमारे डोनाल्ड ट्रंप मानवता के रक्षक पुनः जो है अमेरिका के लोगों ने एकजुटता दिखा करके और डोनाल्ड ट्रंप को भारी मतों से विजयी बनाया। इंडिया में जो है भारत के लोग सभी लोग आनंदित हैं। वहीं देश के तमाम जगहों पर खुशी देखी जा रही है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी ट्रंप की जीत पर जश्न मनाया गया। लोग इसलिए खुश हैं कि अमेरिका में मोदी के दोस्त ट्रंप एक बार फिर राष्ट्रपति बनेंगे। जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लोग भारत के लिहाज से मुफीद समझते हैं। ट्रंप ने इस बार बांग्लादेश हिंसा के दौरान हिंदुओं पर, ईसाइयों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया था और बाइडेन सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े किए थे। ट्रंप की जीत पर पीएम मोदी ने बधाई दी। पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा, आपकी ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक तथा रणनीतिक साझेदारी की ओर अधिक मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए उत्सुक हूँ। वहीं ट्रंप की जीत का भारतीय शेयर बाजार में भी उछाल देखने को मिला। ट्रंप की जीत से बाजार बम बम। डोनाल्ड ट्रंप की जीत से भारत के शेयर मार्केट में जोरदार उछाल देखने को मिली। सेंसेक्स 901 अंक की तेजी के साथ 80,378 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 277 अंक की तेजी देखने को मिली, 24,490 के स्तर पर बंद हुआ। पिछले कई दिनों से शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखी जा रही थी। भारत के साथ एशिया के कई देशों की मार्केट को भी बढ़त मिली है। बहरहाल भारत की नजर है कि किस तरह तमाम मुद्दों पर ट्रंप के साथ जुगलबंदी चलेगी। मानवाधिकार और लोकतंत्र के सवाल पर ट्रंप भारत के सुर में सुर मिलाते रहे हैं। वहीं राष्ट्रवाद की बात हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडिया फर्स्ट विजन और डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति काफी मिलती जुलती है, जिसमें दोनों नेता घरेलू विकास, आर्थिक राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा पर जोर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
इस पर आज हमने 5 की पड़ताल में भी बड़ी लंबी चर्चा की थी और बड़ी गहन चर्चा गई, क्योंकि इस चर्चा में हमने भारत की अर्थव्यवस्था, भारत में जो आर्थिक विकास हो रहा है उसको एक कंपैरेटिव एनालिसिस के तौर पर भी लिया था। तो हम जानते हैं कि भारत में बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। हम ये भी जानते हैं कि अमेरिका में जो भी कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट होते हैं उसका दुनिया के कई क्षेत्रों पर असर पड़ता है। ऐसे में मिडिल ईस्ट की बात हो, रशिया यूक्रेन की बात हो, भारत कनाडा के संबंधों की बात हो, जैसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर लोगों की नज़र है। और पहले से भी एक्सपर्ट्स का ये मानना रहा कि ट्रंप आते हैं तो इसके मायने बदल जाएंगे, कमला हैरिस आती हैं तो स्थितियाँ शायद जस की तस रह सकती, जैसी बहुत सी बातें होती रहीं। अब क्योंकि ये तय हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक और कार्यकाल मिला है और ये ट्रंप 2.0 किस तरीके से अमेरिका और ख़ास तौर पर दुनिया में भी अगर हम भारत के लिहाज से देखें तो किस तरह से रहने वाला है उनका ये कार्यकाल, आइए इसको समझते हैं। रजत मिश्रा पॉलिसी रिसर्चर के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रजत के साथ आज शाम को भी बात हुई थी, काफ़ी गंभीर बातें हुई। रजत एक बार फिर कुछ मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ टेलीविज़न का बड़ा जाना पहचाना चेहरा है आकाश जिंदल जी, जाने माने अर्थशास्त्री हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं पैनल पर। आकाश जी, स्वागत है आपका। बड़े व्यस्त रहे आप, चलिए इस कार्यक्रम में आपसे बात हो जाएगी। पूर्णिमा जी मेरे साथ जुड़ रही हैं एक बार फिर। पूर्णिमा जी ने कई बार सहयोग किया है अमेरिका की स्थितियों को समझाने में, वहीं रहती भी हैं। और सबसे पहले तो पूर्णिमा जी को बधाई दे दी जाए। पूर्णिमा जी लगातार कह रही थी कि ट्रंप ही जीतेंगे और उन्होंने बताया था पहले से ही कारण कि ट्रंप क्यों जीतेंगे, उनका जीतना क्यों ज़रूरी है। ट्रंप विल फिक्स इट, ये मैंने देखा हर जगह, डायस से लेके सब जगह लिखा हुआ था। पूर्णिमा जी, क्या फिक्स करने वाले हैं आप ट्रंप? Trump, thank you so much, Praveen ji. Appreciate it. I'm ecstatic. I'm overly ecstatic. I'm beyond ecstatic. मेरा जो excitement है आपको दिख रहा है, I'm sure आपके दर्शकों को भी दिख रहा है। जो ट्रम्प जो क्या फिक्स करेंगे, जो बाइडेन और हैरिस ने बिगाड़ दिया, सारे सब कुछ फिक्स करेंगे। डोमेस्टिक पॉलिसी से लेकर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सारे फिक्स करेंगे। यहाँ की इन्फ्लेशन इश्यूज, एनर्जी डिपेंडेंसी इश्यूज, हमारी एनर्जी, हमारी ग्रोसरी कॉस्ट, हमारी गैस कॉस्ट, हमारी लाइवलीहुड सब फिक्स करेंगे। एंड देन फ्रॉम ए इंटरनेशनल स्टैंड पॉइंट, बॉर्डर सिक्योरिटी, इस्लामिक टेररिज्म, ट्रेड इश्यूज दैट बार बार आती है उनको फिक्स करेंगे। मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है उसको फिक्स करेंगे। रशिया और यूक्रेन की जो युद्ध लगा बैठा हुआ है, डेमोक्रेट ने शुरू किया है, वो फिक्स करेंगे। नेटो की जो ग्रीड है वो फिक्स करेंगे। क्लाइमेट चेंज की जो पेरिस अकॉर्ड की जो उसमें जो ग्रीड दिखाई देता है वो फिक्स करेंगे। बेसिकली ही इज गुड फॉर अमेरिका, ही इज गुड फॉर द वर्ल्ड, ही इज ऑल्सो गुड फॉर इंडिया यूएस रिलेशनशिप। ठीक है, ये मैं और समझूंगा। आकाश जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं, लेकिन आकाश जी मुझे पहले तो ये बताएं, ये भारत का शेयर मार्केट बाय चांस ऊपर नीचे होता? हम तो देखते हैं कोई पॉलिटिकल इवेंट होता है उसको कनेक्ट कर देते, बट जोड़ना ज़रूरी है क्योंकि आज का बड़ा इवेंट यही था कि ट्रंप आए हैं। तो क्यों बाजार में उत्साह आ जाता है जब भी या ट्रंप आए तो क्यों उत्साह आ गया? प्रवीण जी, बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। और जैसे ही इनकी जीत की खबरें या जीत के रुझान आने शुरू हुए थे, तब से लेके ग्लोबल चैनल्स में मैं बिजी रहा हूं। आज 16वां शो है, 16 शो है, लेकिन आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा। मेरे हिसाब से ट्रंप बात करते हैं अमेरिका फर्स्ट की, लेकिन यहां मुझे दिख रहा है कि इंडिया फर्स्ट क्लियरली दिख रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में उत्साह दिखा, क्योंकि हम सब जानते हैं, और प्रवीण जी आप एक वेटरन एंकर, आप अच्छे से जानते हैं, चाइना के साथ यूएस का किस तरह का संबंध रहा है। यूएस चाइना ट्रेड वॉर हम अच्छे से जानते हैं। अब चाइना पे कहीं ना कहीं टैरिफ लगने की संभावना है। चाइना पे टैरिफ लगेंगे तो हिंदुस्तान को डायरेक्टली उसका फायदा होगा। दर्शकों को बता दूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in का मानना है, चाइना अब वो 5 साल वाले पहले वाला चाइना नहीं रहा। चाइना एक बहुत कमजोर चाइना अब हो गया है। डिफ्लेशन का शिकार है चाइना, डेट क्राइसिस का शिकार है चाइना, हाउसिंग क्राइसिस का शिकार है। तो अब चाइना पे जैसे ही वो जो है ज्यादा टैरिफ लगेंगे, जिसकी संभावना हिंदुस्तान को डायरेक्टली फायदा होगा, हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। और एक और मिथ जो सुबह से मुझसे पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान की आईटी का क्या होगा, हिंदुस्तान की आईटी सर्विस का क्या होगा, हम भी तो बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की बात क्या होगा, वो एक मिथ है। हिंदुस्तान की आईटी और सर्विसेज बढ़ेंगी, उनको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बड़े सिंपल शब्दों में समझाता हूं, अमेरिका खुद एक स्लो डाउन का शिकार है।
प्रवीण जी आपको याद होगा 18 सितंबर जब हमने आपके साथ शो किया था, 50 बेसिस पॉइंट रेट कट किया था अमेरिका ने, और तब भी अमेरिका स्लोडाउन से निकल नहीं पाया। तो ऐसे में इंडियन आईटी जो अमेरिकन कंपनियों के लिए उतनी रेलिवेंट है, बहुत रेलिवेंट है, क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब जो एक बहुत समझदार बिजनेसमैन भी रहे हैं, क्या वो टैरिफ्स लगा के उसको कॉस्टली बना के अमेरिकन कंपनियों का नुकसान करेंगे? क्योंकि टैरिफ लगाने का क्या मतलब होता है? टैरिफ लगाने का मतलब सप्लायर को तो आप इम्पैक्ट कर रहे हो, बट जो यूजर है उसके लिए खर्चा बढ़ा रहे हो। तो इंडियन आईटी कंपनीज के अगेंस्ट कुछ भी आने वाला नहीं है। हाँ, वहां की लोकल आईटी कंपनीज के लिए कुछ इंसेंटिव्स आने की संभावना है। और दूसरा, चाइना के साथ जब टैरिफ्स लगेंगे तो हिंदुस्तान ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी, और हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट्स, चाहे एफडीआई हो चाहे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो, वो कहीं ज्यादा बढ़ने की संभावना है। दूसरी बात, रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होने की संभावना क्लियरली दिख रही है, और रशिया यूक्रेन वॉर अगर खत्म होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% के आसपास कम होंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते क्या होगा, हिंदुस्तान में बाइंग और कंजम्पशन का बूम आएगा। प्रवीण जी आप एक्सपर्ट एंकर हैं, आप जानते हैं अच्छे से। आकाश जी, ये क्योंकि मल्टीपल है, इनको एक एक करके समझते हैं। संजीव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव श्रीवास्तव जी फॉरेन अफेयर्स के अच्छे जानकार हैं और वो हमारा बड़ा सहयोग करते रहे हैं। 5 बजे भी उन्होंने काफ़ी डिटेल में बात की थी। अभी थोड़ा संक्षिप्त समय के लिए तो मैं फटाफट उनका टाइम कंज्यूम कर लेता हूँ। ये बताएं संजीव जी मुझे कि एक तो जो अभी आकाश जी ने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इकोनॉमी के जानकार हैं, तो वो एक एक चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इकोनॉमी पर उसको डिफाइन कर रहे थे। लेकिन मुझे दोनों देशों की पॉलिसीज, खासतौर पर अब नेक्स्ट 5 ईयर्स में, आप प्रधानमंत्री मोदी का मोदी 3.0 चल रहा है, इधर ट्रंप का 2.0 है, आप कहीं पर एक ऐसा कोऑर्डिनेशन देखते हैं कि दोनों की पॉलिसीज जो हैं वो एक धारा में जा रही हैं और म्यूचुअली एक दूसरे को ये लोग फायदा पहुंचाएंगे? जी देखिए, विचारधारात्मक स्तर पर अगर देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो प्रखर राष्ट्रवादी सोच है, उसी तरीके की जो सोच डोनाल्ड ट्रंप की भी है। और वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बातें करते हैं, अमेरिका फर्स्ट को लेकर के चलते हैं। वहीं प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी वो विकसित भारत को बनाने की बात करते हैं और उसमें इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं। और दोनों ही जाहिर है कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, और दोनों का जो अपने राष्ट्र के हितों को लेकर के जो अप्रोच है उसमें समानता है। और जैसा कि मैंने कहा, दोनों प्रखर राष्ट्रवादी हैं। तो ऐसे में ये जो विचारधारात्मक समानता है वो भी उनकी दोस्ती का एक बड़ा कारण है। आज वो आप देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ एक जो गहरी केमिस्ट्री है, और जिसकी की चर्चा प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने कैंपेन ट्रेल के दौरान भी की, समय समय पर की, उसका एक कारण उनकी विचारधारात्मक समानता भी है और उनकी वैचारिक सोच की समानता भी है। तो ये बहुत स्पष्ट है प्रवीण जी कि प्रेसिडेंट ट्रंप के इस सेकेंड और दूसरे कार्यकाल के दौरान भी भारत और अमेरिका के जो संबंधों में गहराई आएगी। और जैसा कि मैं आपके पिछले शोज में ये कह रहा था कि भारत और अमेरिका के बीच में जो रक्षा, सुरक्षा, काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो विशेष रूप से जो जहां तक संदर्भ है, उसमें और अधिक गहराई आने की आवश्यकता है, गहराई आने की जो है संभावना है। और इस संदर्भ में मैं ये भी देखता हूं कि बांग्लादेश की अगर मैं थोड़ा सा जिक्र करूं, बांग्लादेश में जिस तरीके से अतिवादी, आतंकपरस्त, जिहादी ताकतों का जो प्रभाव है वो बढ़ा है, उसके ऊपर और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह की अपनी चिंता व्यक्त की है, ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि वो बांग्लादेश की सरकार के ऊपर, जो अंतरिम सरकार वहां की है मोहम्मद यूनिस की, उसके ऊपर वो विशेष रूप से दबाव बनाएंगे कि ऐसे एलिमेंट्स के ऊपर जो कि हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, जो वहां पर जो दूसरे जो राजनीतिक दल अवामी लीग को टारगेट कर रहे हैं, शेख हसीना के जो हितों को वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर लगाम लगाए। और ट्रंप का जो इस तरीके का सत्ता में आना, मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश और भारत आज जब से मैं इस पर डिस्कशन कर रहा हूं, वर्ल्ड वाइड कोई भी ऐसा इशू नहीं होगा। देखिए, बांग्लादेश उस समय हमसे छूट गया था, लेकिन ये सारी बातचीत में बांग्लादेश, और हमने देखा ये इसका जिक्र आया जब साधु संत जो हैं उन्होंने पूजा पाठ की, और आपको याद होगा मैंने कहा कि भाई इनका उत्साह क्या सुनते हैं, तो उनके जैसे ही पहले चीज आई कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे नरसंहार पर जिस तरह ट्रंप ने अपने विचार रखे थे, वो हिंदुत्ववादी हैं, हिंदुओं के बारे में सोचते हैं। खैर, ये तो एक है ही महत्वपूर्ण मसला। जैसे आकाश जी ने बताया, मैं चाहूंगा संजीव जी थोड़ा सा स्पेसिफाई करके, खासतौर पर मेक इन इंडिया को कितनी मजबूती मिल सकती है, और जो हमारे ट्रेड हैं, आपने ठीक कहा, रक्षा, इंटेलिजेंस, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं और इन पर थोड़ा मजबूती और कोऑर्डिनेशन जरूरी है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप किस तरीके से देखते हैं, खासतौर पर मेक इन इंडिया या चाइना के पैरेलल एक इकोनॉमी एशिया में खड़े करने के जो प्रयास चल रहे हैं?
ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है और मैं स्पष्ट रूप से ये देखता हूँ प्रवीण जी कि भारत और अमेरिका के बीच में राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान ज्वाइंट जो वेंचर्स के ऊपर कार्य किया जाएगा। जो मेक इन इंडिया का जो भारत का अप्रोच है, राष्ट्रपति ट्रंप का जो अमेरिका फर्स्ट का अप्रोच है, जाहिर है कि उसमें वो राष्ट्र अपने अपने जो हितों को तो साधेंगे, लेकिन दोनों राष्ट्रों के हित और बेहतर तरीके से तब सच सकते हैं कि जब दो लोकतांत्रिक राष्ट्र को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट के लिए कार्य करें और आपस में जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर करने के संदर्भ में भी मैं बड़ी संभावनाएं देखता हूं। उनके पिछले कार्यकाल के दौरान भी भारत और अमेरिका के बीच में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर के अनेक सहमतियां बनी थी और मेरा ऐसा मानना है कि अब भारत और अमेरिका न सिर्फ बायर और सेलर का रिलेशनशिप रखेंगे, सिर्फ खरीदने बेचने वाला संबंध नहीं रखेंगे, बल्कि वो को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट, ज्वाइंट वेंचरशिप के ऊपर भी कार्य करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर भी कार्य करेंगे और ये मैं विशेष रूप से राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के दौरान देखता हूं। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप चाहे वो आर्थिक नीतियां हो, चाहे वो सामरिक नीतियां हो, उस पर वो बहुत ही बड़े तरीके से उन्होंने कदम लिए। चाहे वो अगर आर्थिक नीतियों की के संदर्भ में जाहिर है कि वो एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच उनका तो अवश्य रहा, लेकिन भारत के संदर्भ में उन्होंने कुछ भी ऐसा पिछले कार्यकाल के दौरान नहीं किया था कि जिससे कि भारत के आर्थिक हितों को गहरा नुकसान पहुंचे। और भारत और अमेरिका के जो संबंधों को उन्होंने बढ़ाने का ही कार्य पिछले कार्यकाल के दौरान भी किया। हाँ, ये अवश्य है कि जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो मेन राइवल है, जो अथॉरिटेरियन वैल्यू सिस्टम को फॉलो करने वाला चाइना है, उसके प्रति वो टफ अप्रोच रखेंगे। पिछली बार जैसे जिंदल साहब कह रहे थे कि टैरिफ वॉर उन्होंने शुरू किया था, टैरिफ और रिटेलिएटरी टैरिफ का जो एक दौर यूएस और चाइना के बीच में चला था, वो फिर से वो दौर आ सकता है। लेकिन भारत चूंकि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, भारत एक विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और भारत विश्व में एक बड़े प्रभाव वाला विश्व शक्ति के रूप में भी उभरा है। तो ऐसे में भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र के साथ वो अपने संबंधों को बढ़ाएंगे ही और भारत और अमेरिका के बीच में कोई ऐसे अगर मतभेद के विषय भी आएंगे तो उसका जो समाधान है वो मित्रतापूर्ण। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर दो नेताओं में अच्छे संबंध होते हैं तो कई बड़े इश्यूज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं या दो राष्ट्रों की ब्यूरोक्रेसी के बीच के होते हैं, पॉलिसीज के होते हैं, उनमें भी एक सरलता आ जाती है, आसानी से बात हो सकती है। मैं रजत के पास जाना चाहता था। रजत, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन क्योंकि ये विषय जो है ये आकाश जी का विषय है, उसमें कुछ ऐड भी करना चाहते हैं, तो आकाश जी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें कि मेक इन इंडिया या जो डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, हमारी जो पॉलिसीज चल रही हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, उस पर क्या असर देखते हैं, क्योंकि ट्रंप एक बहुत अच्छे व्यवसायी भी हैं और प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त भी हैं, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए। प्रवीण जी, बहुत अच्छी आपने बात कही है। वो एक बिजनेसमैन है, बिजनेस को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले मेक इन इंडिया जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने एक बहुत ही बढ़िया कैंपेन शुरू किया, उसको बूस्ट मिलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान, दर्शकों को बता दूं, मोबाइल एक्सपोर्ट्स, डिफेंस एक्सपोर्ट्स सब में आगे बढ़ता जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि हमारे पास वायबल यहाँ पे मैन पावर है, मैन्युफैक्चरिंग में हम काफी आगे बढ़ रहे हैं। और एक और मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूं जो आप 3 महीने बाद ही देख लेंगे। अभी क्या है, दर्शकों को बता दूं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी यूएस नहीं चाइना है, लेकिन 3 महीने में देखेंगे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर आपके सामने यूएस होगा। और प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो एक खूबसूरत ख्वाब हम सब हिंदुस्तानियों के लिए देखा हुआ है, 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने का, उसकी तरफ हम कहीं ज्यादा तेजी से अब बढ़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और रशिया यूक्रेन वॉर जिसकी समाप्ति की हमें बहुत संभावना लग रही है, उसका डायरेक्ट बेनिफिट हिंदुस्तान को मिलेगा। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे, हिंदुस्तान में बाइंग का एक बहुत बड़ा बूम आने की संभावना है, जिससे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बहुत बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। अभी भी दर्शकों को बता दूं, अभी भी जब ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है, तो हिंदुस्तान का कमाल देखिए, 1.87 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर के महीने में हमने दिखाया है। तो आज स्लो डाउन में हम दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमी में से। तो अब जब इतना प्रॉपर एक आदमी जो बिजनेस इकोनॉमी को समझता है, वो आ जाएगा प्रधानमंत्री मोदी के साथ, उसका बहुत अच्छा रिलेशन है। और रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होने की संभावना है, जो एक ग्रहण की तरह हिंदुस्तान की इकोनॉमी के ऊपर दिक्कत डाल रही थी। और अमेरिका की इकोनॉमी में तेजी है कि अमेरिका की इकोनॉमी में तेजी आते ही सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा इंडिया का आईटी सर्विसेज।
बीपीओ और यस, इंडिया अब के आप वास्ते आईटी पर बात को लाए हैं तो मैं रजत को ले आता हूं, क्योंकि आईटी सेक्टर के आदमी हैं, टेक एंटरप्रेन्योर तो हैं ही, साथ ही साथ खुद भी अमेरिका में एक उद्यमी के तौर पर भी काम कर चुके हैं, तो वहाँ की दूसरी चीज़ों को जानते हैं, और रिसर्च पॉलिसी रिसर्चर के तौर पर तो कई बार हमारा सहयोग करते रहे हैं अलग अलग विषयों पर। रजत, मुझे ये बताएं आप कि हम जब बात कर रहे थे और मुझे याद है कि वो बात छूटी थी, एलन मस्क पर आकर बात छूटी, क्योंकि एलन मस्क पर हम थोड़ा सतही बात करते रहे। आपने बिटकॉइन को समझाया, आपने बताया कि ये उछाल क्यों आया है, ये सारे तो हैं ही मसले और बहुत लंबी बातचीत हो सकती है, लेकिन मुझे बताया एलन मस्क का इतना इंटरेस्ट क्यों था? एआई के युग में हम जा रहे हैं, और एआई ही नहीं, अब तो हम सुपर इंटेलिजेंस के युग में जा रहे हैं। ये भी कई एक्सपर्ट का मानना है कि अब तो भूल जाइए, 1-1.5 साल में आप देखेंगे कि दुनिया कहाँ बढ़ेगी, उसके लॉज, उसको लेकर हमारी चिंताएं, वैश्विक चिंताएं चल रही हैं, मंथन चल रहा है, G7 G20 जहां देखो वहां एआई पर चिंतन चल रहा है। एलन मस्क का इतना ज्यादा इंटरेस्ट ट्रंप में दिखाना, ये क्या दिखाता है, और क्या एडवांसमेंट के साथ साथ हम कंट्रोल की भी उम्मीद करेंगे? जी धन्यवाद प्रवीण जी। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, और इसमें अगर हम मस्क को देखेंगे, एलॉन मस्क किसी टाइम पे बराक ओबामा के बहुत बड़े सपोर्टर हुआ करते थे। मतलब वो डेमोक्रेट पार्टी को सपोर्ट किया करते थे और वो ट्रम्प के खिलाफ भी रहे हैं किसी टाइम पर। बट इस बार स्पेसिफिकली क्या हुआ है, कोविड आया। कोविड के ड्यूरेशन में बाइडेन ने ज्यादा कंट्रोल्ड पॉलिसीज रखी अमेरिका के लिए, जिसका नुकसान एलॉन मस्क की कंपनीज को उठाना पड़ा, क्योंकि बहुत जगह कंपनीज बंद की गई, लेबर्स के रिस्ट्रिक्शन बढ़ते चले गए। इसके कारण एलॉन मस्क एंटी डेमोक्रेट्स होते चले गए, उनको इस एडमिनिस्ट्रेशन से दिक्कत होने लग गई, और उन्होंने जितने भी कोविड की रेगुलेशंस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रखनी चाहिए, उसका उन्होंने विरोध करना शुरू किया। ये विरोध डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलाइन करता गया। फिर साथ ही साथ क्या हुआ, एक एलॉन मस्क ने कि जो गवर्नमेंट के साथ उनकी कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे थे, चाहे वो नासा के साथ हो या बाकी और कंपनीज के साथ हो रहे हो, वहां थोड़ा सा रेगुलेशन की प्रॉब्लम्स उनको झेलनी पड़ी। ये सारी समस्याएं एलॉन मस्क को लेकर आती हैं ट्रंप के पास। अब एलॉन मस्क के लिए सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा हथियार ट्विटर रहा, जो उन्होंने बाय किया, एक्स में कन्वर्ट किया, और ये इतना बड़ा स्पेस रहा जहां उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज वो खुद बहुत ज्यादा एक्टिव हैं इसमें, और उन्होंने पूरा नरेटिव चेंज करने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जिस चीज के लिए ट्रंप पहले फेसबुक, गूगल वगैरह को ब्लेम किया करते थे कि ये लिबरल है, लेफ्ट लिबरल है, ये पॉइंट नहीं आया था अभी तक डिस्कशन में। इंटरेस्टिंग, गुड पॉइंट। ये अब इसके कारण एलॉन मस्क का सपोर्ट आया। अब एलॉन मस्क ने कि 2-3 चीजें हैं। देखिए, एक क्रिप्टो की हमने बात की, क्रिप्टो एलॉन मस्क काफी ज्यादा सपोर्टिव हैं उसके, वो इनिशियल उन बिलियनर्स में रहे हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है, जिसके बेसिस पर आप टेस्ला बाई भी कर सकते। ये इसको सपोर्ट अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्टार्ट किया, देना शुरू किया। इसके साथ साथ क्या हुआ कि कुछ और एफिशिएंसी बढ़ाने वाली चीजें जो एलॉन मस्क कहते हैं कि डीरेगुलेशन का काम करेंगे, और चूंकि रिपब्लिकन कंजर्वेटिव हैं, राइट विंगर्स हैं, वो वैसे भी डीरेगुलेशन को सपोर्ट करते हैं। इसका अगेन एलॉन मस्क को फायदा मिलने वाला है। तो एलॉन मस्क को यह नजर आया कि अगर वो इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को लेकर आ पाते हैं, तो उनको आगे के 4 साल बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, गवर्नमेंट के थ्रू भी और ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो में भी। बिकॉज अब देखिएगा, इंडिया के साथ जैसे एलॉन मस्क ने प्लान किया था कि वो यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, बाद में वो कैंसिल हुआ, पोस्टपोन होता चला गया, वो चीजें अब हमें आती हुई दिखेंगी। और जो आप एआई की बात या बाकी नई टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे थे, एलॉन मस्क इनोवेटर हैं, मतलब उन्हें जीनियस माना जाता है। नहीं, ये पॉइंट मैं रखूंगा, क्योंकि मैं डिटेल में, सवाल तो मेरा यही था, इसी को डिटेल में समझूंगा आपसे थोड़ा बाद में। लेकिन पूर्णिमा जी, एक बात जो अभी रजत ने कही वो मुझे इंटरेस्टिंग लगी। एक तो बांग्लादेश वाला मुद्दा निकल कर आया, ये थोड़ा नया था मेरे लिए। अब धीरे धीरे हम देखेंगे कि लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ेंगी। लेकिन ये माना जाता था कि भारत में सोशल मीडिया या नरेटिव मेकिंग में सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स जो है वो पैरेलल चल रहे हैं और बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, सोशल मीडिया जो है इन्फ्लुएंस कर देता है। इस बार अमेरिका का चुनाव एलन मस्क की पुरानी तैयारी, यानी लंबे समय से चली आ रही तैयारी की वजह से एक नरेटिव पर लड़ा गया। ये एक सवाल है, आप इसको और थोड़ा बताइएगा। और दूसरा, ट्रंप विल फिक्स इट, मतलब कि क्या अमेरिका बहुत सारी परेशानियों के दौर से आंतरिक रूप से गुजर रहा है? जो रजत जी ने उठाया ये मुद्दा इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया, इलॉन मस्क को भी टारगेट किया गया है ना डेमोक्रेट पार्टी से। टारगेट, द प्राइमरी टारगेट वाज ट्रम्प, एंड लेकिन उनके सारे सपोर्टर्स को भी टारगेट किया गया है, और हमारे जैसे लोगों को भी टारगेट किया गया है। इट्स नॉट जस्ट नेम कॉलिंग,
वो दे वर जस्ट लुकिंग फॉर वेज कैसे हमें फ्रेम करा जाए। सो ये काम हो रहा था और इलॉन मस्क को इसलिए टारगेट करा जा रहा था क्योंकि वो 1 बिलियनर है, 1 ट्रिलियनर है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो मतलब सबसे हटके है, ना हॉलीवुड के साथ अलाइन कर रहा है, ना कॉर्पोरेटियर के साथ अलाइन कर रहे हैं, ना वैक्सीन जो इम्पोज कर रहे हैं उनके साथ अलाइन कर रहे थे। तो वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ माहौल उन्होंने बना दिया। और ये बात भी इम्पोर्टेंट है, हमें ये बात पता नहीं है पहले आप लोग किया है कि नहीं, अगर ट्विटर खरीदा नहीं जाता बाय इलॉन मस्क कपल ऑफ इयर्स एगो, ये डोनाल्ड ट्रंप की जीत होता ही नहीं है। क्यों? बिकॉज सारे 99.9% मीडिया इज लिबरल मीडिया। वापो, न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, बीबीसी, आप दुनिया की सारी मीडिया ले लो, सारे लेफ्ट विंग इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग। और मैंने इसलिए कहा, जब रजत ने कहा तो मुझे ये पॉइंट इसलिए इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये अपने आप में डिस्कशन का बिल्कुल एक डिफरेंट इशू है कि सोशल मीडिया कैसे राजनीति को इम्पैक्ट कर रहा है और कैसे, जिसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उसके मुकाबिल, क्योंकि जो पूर्णिमा जी ने बाद वाली बात कही है वही कही है, मेन स्ट्रीम मीडिया वर्सेस सोशल मीडिया। और उनका ऐसा मानना है कि सोशल मीडिया अगर नहीं होता तो ट्रंप की जीत ही नहीं होती। हम बहुत डिफरेंट हैं कई मायनों में, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ में चाइना अमेरिका के बराबर भारत आकर खड़ा हो, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, जो आपने बात कही, और बन सकता है इस बार, ऐसी उम्मीद की जा रही है ट्रंप के आने के बाद। ये सारी चुनौतियां आप मानते हैं या आपको लगता है कि इनके बीच ही हमको कोई रास्ता निकालना पड़ेगा और इसके लिए हम तैयार हैं? प्रवीण जी, बहुत अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया, चुनौतियां। और मैं यही चाहता था, पिछले कई शो से वेट कर रहा था कि आज जैसे हमारी मित्र पूर्णिमा जी ने बात की एक्सटेसी के इस वक्त में हम चुनौतियों की भी बात कर लें। दर्शकों को बता दूं अमेरिका के हालात क्या है। प्रवीण जी, आपने वो बड़ा खूबसूरत शेर सुना होगा, ये इश्क नहीं आसान, आग का दरिया है, डूब के जाना है। तो आग के दरिया की तरह चुनौतियां उनके सामने खड़ी है। दर्शकों को योग भी लिस्ट आउट कर दूं, अभी तक क्या था हिंदुस्तान में, दर्शक अमेरिका को एक बहुत बढ़िया इकोनॉमी, एक फलती फूलती इकोनॉमी के रूप में देखते होंगे, समझते होंगे। बता दूं कि आज क्या क्या चुनौतियां हैं अमेरिका के सामने और हिंदुस्तान कैसे उस चुनौतियों का फायदा उठा सकता है। सबसे पहले तो रशिया यूक्रेन वॉर के स्टार्ट के बाद 2 क्वार्टर तक अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में रही। दूसरा, अमेरिका जिसे हम एक रोल मॉडल इकोनॉमी मानते हैं, आज हालात ये है, उनके यहाँ एक कॉन्सेप्ट था डेट सीलिंग का, यानी कितना कर्जा ले सकते हैं। उन्हें डेट सीलिंग को सस्पेंड करना पड़ा कि उससे ज्यादा कर्जा लिया जाए ताकि उनकी इकोनॉमी चलती रहे। ये अमेरिका के हालात। तीसरा, आप तो डेफिसिट समझते हैं प्रवीण जी, यानी इकोनॉमी के अंदर खर्चा ज्यादा, कमाई कम है। अमेरिका की इकोनॉमी बहुत सालों से डेफिसिट इकोनॉमी के रूप में चल रही है। और चौथा, ब्रह्मास्त्र शब्द महाभारत में सबने सुना होगा, महाभारत सीरियल में 18 सितंबर को अमेरिका की इकोनॉमी को स्लो डाउन से निकालने के लिए वहां के फेड ने एक ब्रह्मास्त्र चलाया। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साथ 1 गो में 50 बेसिस पॉइंट कम किया, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र भी काम नहीं कर पाया और अमेरिका की इकोनॉमी अभी भी स्लो डाउन से जूझ रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक आग का दरिया है जिसे पार करके उन्हें जाना। जो आपने बात कही थी, ट्रंप विल फिक्स इट, उन्हें बहुत कुछ फिक्स करना पड़ेगा। और हिंदुस्तान के लिए इसके अंदर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं। जो आपने बात कही, थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने का रास्ता यहीं से निकलेगा। चाइना के अगेंस्ट टैरिफ्स आएंगे, हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा और साथ ही साथ अमेरिकन इकोनॉमी में लिक्विडिटी पैकेज आने की संभावना। लिक्विडिटी पैकेज आएगा तो वो पैसा कहां आएगा? अमेरिका की इकोनॉमी तो ज्यादा ग्रो नहीं कर रही, वो पैसा हिंदुस्तान आएगा। ये नहीं कि वो हिंदुस्तान पे कोई एहसान करेंगे। हिंदुस्तान वो जगह है जहां अपॉर्चुनिटीज हैं, ग्रोथ हैं। हम वो हैं प्रवीण जी जिन्होंने 8.2% जीडीपी ग्रोथ शो की है 31 मार्च 2024। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी तो यहाँ पे रोजगार जनरेट होगा, जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा, इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, तो हिंदुस्तान की खुशहाली बढ़ेगी। और हिंदुस्तान, एक चीज दर्शकों को बता दूं, 4th बिगेस्ट इकोनॉमी बनने के तो बहुत करीब है, क्योंकि जापान और जर्मनी दोनों के ही हालत अच्छी नहीं है। और तो 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने का जो खूबसूरत ख्वाब हमारे प्रधानमंत्री साहब ने हम सबके लिए देखा है, उसकी तरफ बढ़ने में ये जो ट्रंप साहब की सरकार के आने के बाद, क्योंकि रिलेशन हमारे काफी अच्छे होने वाले इकोनॉमी को लेके, बहुत जल्द हिंदुस्तान उस रास्ते पे चलेगा। और मेरी तो ये प्रेडिक्शन है कि 2 साल में ही हम अब 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी रहेंगे और जीडीपी ग्रोथ भी हमारा जो है दुनिया की
बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट रहेगा और इंडिया और यूएस की टाइज काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। और आईटी का बता दूं आपको, मैंने एक एनालिसिस किया है यूएस में, जो मेरे मित्र हैं न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को में, उनके साथ मिलके आईटी के अंदर 25% के आसपास, जी हाँ, ग्रोथ जो है, कुछ कहेंगे आपको उतना समय नहीं होगा तो आपको पूरा ब्रोकन फिगर भी दे नहीं सकता नहीं, हूं। आप अच्छे उतनी पॉइंट जो पर लेकर आ गए हैं। रजत तो आईटी फील्ड में वहां काम भी कर चुके हैं, मैं बात भी करना चाहता था, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट दिया और आपको सुन के बड़ी सुखद अनुभूति हो रही थी कि ये तस्वीर तो बड़ी सुंदर तस्वीर दिख रही है। संजीव जी भी एक बार जुड़ गए। संजीव जी, मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन उससे पहले रजत मुझे ये बताइए, आपकी आईटी सेक्टर की बात होती है, हमने तो अभी तक यही सुना है कि आईटी में अच्छी पढ़ाई करो, यहाँ पर काम करो, उसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी जहाँ जल्दी जल्दी निकलना वहाँ निकल जाओ। या आपको लगता है कि आने वाले समय में, जब जिस इकोनॉमिक ग्रोथ की बात आकाश जी ने अभी की है डिटेल में काफ़ी, हालांकि उन्होंने ठीक कहा है कि घंटों इस पर बोला जाए तो भी कम है उसको समझाने के लिए आम भाषा में, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हमारे आईटी सेक्टर का डेवलपमेंट उस लेवल पर होगा कि यहां पर ही कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगा, वो चीज़ यानी पैसा, अल्टीमेटली पैसे के लिए भाग रहे हैं, वो चीज़ यहां पर भी उपलब्ध हो पाएगी आईटी प्रोफेशनल्स को? जी प्रवीण जी, देखिए आपने जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के सेंस में बात की, तो आकाश जी का जो कहना है वो मोर लाइक मैन्युफैक्चरिंग के साइड से है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कहीं ज्यादा बेटर होगा, उसमें ट्रेड बढ़ेगा, वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा इन कंपैरिजन टू आईटी। लेकिन स्टिल आईटी पर आते हुए जो हम उस समय रिलेट करने की कोशिश कर रहे थे वो इनोवेशन के पर्सपेक्टिव में बात हो रही थी कि कितना ज्यादा इनोवेशन यहाँ पर बढ़ेगा। बिकॉज सी देखिए, एक बड़ा मार्केट प्लेस होने के कारण यहाँ पर नॉर्मली जो कंपनीज स्टैब्लिश हुई हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के कारण चल रही हैं। मतलब नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है, कॉस्ट लो है, इसलिए इवन दो उस लेवल का इनोवेशन नहीं हुआ जिस लेवल का मैंने अमेरिका में देखा। रजत, मैं माफी के साथ रुक रहा हूं, इसी इनोवेशन से मैं आपके पॉइंट को शुरू करूंगा। पूर्णिमा जी के लिए जश्न का दौर है, वो वहां पर मौजूद हैं, वो इंतजार भी कर रही है क्योंकि उन्हें कई चीज़ों में इन्वॉल्व होना होगा, वो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थी इस इलेक्शन में। तो मैं चलते चलते उनका धन्यवाद करने के पहले एक छोटा सा सवाल उनसे ले लेता हूं, फिर मैं आपके इसी पॉइंट से शुरू करता हूं, इनोवेशन पर जो आप आए हैं, इंपॉर्टेंट बात। लेकिन पूर्णिमा जी, मुझे एक चीज़ ये बताइए कि इमीडिएट एक्शन आप क्या देखती हैं कि आने के बाद ये बड़े डिसीजन है? हमारे यहाँ तो इंडिया में जब चुनाव होता है उसके बाद हम यही देखते हैं कि अब आते ही बड़ा फैसला ये होगा, ट्रंप का बड़ा फैसला क्या हो सकता है? जी प्रवीण जी, जो हम बात कर रहे थे इनोवेशन के सेंस में, देखिए नॉर्मली क्या है, टेक और स्पेशली आईटी ऐसी फील्ड है, और एआई स्पेशली जो आप जनरल एआई की भी बात कर रहे थे, वो ऐसी फील्ड है जो इस लेवल पर ग्रो हो रही है कि इसमें कंट्रोल की, रेगुलेशन की बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। बिकॉज ये माना जा रहा है कि अगर इसे प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं किया जाएगा तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन जैसा हमने पहले मेंशन किया था कि ट्रंप और उनके साथ एलॉन मस्क या उनकी जो पूरी टीम रहेगी, उनका आइडिया डीरेगुलेशन की तरफ है। जब आईटी या एआई की फील्ड में डीरेगुलेशन को प्रमोट किया जाएगा तो इनोवेशन और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन हम इस बात की गारंटी यहां पर नहीं दे सकते कि इस इनोवेशन से पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट कैसे हो सकते हैं, बट ये श्योरिटी है कि ये नए और स्टार्टअप्स को प्रमोट करने में हेल्पफुल रहेगा, नई और टेक्नोलॉजीज को लेकर आने में हेल्पफुल रहेगा, और इसका जो इफेक्ट है, स्पिलिंग ओवर इफेक्ट है, वो भारत पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। बिकॉज जैसे ही एआई की का हमने डेवलपमेंट देखा अभी रिसेंट ईयर्स में, और चैट जीपीटी की बात, बट अगेन, क्योंकि ये मेरा विषय है रजत, क्या ऐसा डेवलपमेंट आप देखते हैं जिसके बाद आप इसको लेकर आशान्वित होते हैं? आपने इनोवेशन की बात, पहले भी जो स्टार्टअप क्रांति हुई उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही हुई कि भीड़ चाल देखने को मिली, और उसमें इन्वेस्टर आ जाए, किसी तरह से इन्वेस्टमेंट मिल जाए, यहीं तक बात सीमित रह गई। वो बच्चे वो सोच नहीं पाए, उनको ये लगा नौकरी नहीं करना, अपना व्यवसाय करना। ठीक है, यहां तक तो बात सही है, लेकिन अपना व्यवसाय ज्यादा जिम्मेदारी का काम होता है, ज्यादा इनोवेटिव होता है, वो चीज तो अब भी मिसिंग है। या आपको लगता है कि इसमें भी कुछ, क्योंकि उसके लिए स्किल डेवलपमेंट या फिर उससे भी आगे हम देखते हैं कि प्रोफेशनल्स जो हैं वो उस तरीके से भारत में संभावनाओं को पैदा कर पाएं जो वहां हो रही है या कहीं और होती हैं? जी, इसका एक सेगमेंट हमें चिप्स की इंडस्ट्री में देखने को मिल सकता है। yes. जो हमने पहले भी बात की है कि जैसे चिप्स की डिजाइनिंग है, राइट, उसका जो यूजेस रहेगा, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और एआई में भी भारत की बहुत सी कंपनीज कोशिश कर रही हैं। देखिए, ये बात एकदम सही है जो आपने कहा कि रेप्लिकेशन पहले होगा, कॉपीइंग पहले होगी, है ना, और वो जैसे जैसे लार्ज स्केल पर होती जाएगी, जैसा मैंने पहले मेंशन किया कि चूंकि मार्केट बड़ा है, इसलिए आपने एक ऐप डेवलप किया, 140-150 करोड़ की पॉपुलेशन में बहुत थोड़े लोग भी ले लेंगे तो 10 लाख लोग डाउनलोड कर लेंगे, जबकि ये 10 लाख आपको अमेरिका में लाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये चूंकि पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण, कंज्यूमर ज्यादा होने के कारण ये बेनिफिट मिलता है। इसका एक एग्जांपल मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का लेता हूं। देखिए क्या हुआ है,
अगर हम ट्रम्प का केस अगेन देखें, वो RF कैनेडी जो है उनको हेल्थ का इंचार्ज बनाना चाह रहे हैं। अगर वो हेल्थ के इंचार्ज बनते हैं तो अब यहाँ पर अगेन ड्वेल चांसेस आते हैं, बट चांसेस ये हैं कि अगर डीरेगुलेशन वहां भी आता है तो उस केस में जो नॉर्मल भारतीय कंपनियां हैं जो जेनरिक मेडिसिन बनाई जाती है, जिनको ज्यादा स्क्रूटनी का सामना करना पड़ता है यूरोपियन कंट्रीज में, उनके लिए हो सकता है अमेरिका के मार्केट खुल जाए। बिकॉज अगेन रेगुलेशन अगर कम आएगा तो जेनरिक मेडिसिन पे उतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, और वो चूंकि बहुत सस्ती होती है, मतलब 100 से 1000 गुना सस्ती हो सकती हैं जो पेटेंटेड मेडिसिन है उनके कंपैरिजन में, ये फायदा कर सकता है फार्मास्यूटिकल। ये फायदा आईटी इंडस्ट्री को हो चुका है पहले। और जो H1B वीजा की बात हो रही है, आज के टाइम पे जरूरी नहीं है कि हम वीजा ले भी, हम बहुत सारा काम यहां से बैठे बैठे कर सकते हैं, जिसके लिए हो सकता है हमें ठीक है, ये एक डिफरेंट इशू हो जाएगा, इसको भी हम समझेंगे। इमीडिएट डिसीजन जो मैं पूछ रहा था पूर्णिमा जी से, वो आपको क्या लगता है जिस पर सबकी निगाहें रहेंगी? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आर्थिक स्तर पर आर्थिक विषयों को सबसे पहले वो एड्रेस करेंगे, और इस संदर्भ में जो अमेरिका के जो लोग हैं उनके संदर्भ में टैक्स कट्स के संदर्भ में वो कोई बड़ा अनाउंसमेंट कर सकते हैं। इमाइग्रेशन के संदर्भ में भी उन्होंने लगातार इस बात को कहा है कि जैसे ही वो वहाँ के अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनेंगे, वो इमाइग्रेशन को लेकर के अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स, इलीगल इमाइग्रेंट्स को डिपोर्टेशन को लेकर के बढ़िया स्टेप लेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो अमेरिका के घरेलू फ्रंट पे इकोनॉमी और इमाइग्रेशन, ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां पर वो क्विक एक्शन लेंगे और अमेरिका के लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य करेंगे। उनके ऊपर जो आर्थिक मतलब कुल मिला के जो राष्ट्रवाद का मुद्दा था, उस राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वो आगे कुछ काम करते दिखाई दे रहे हैं, उसको सबसे पहले वो दिखाएंगे जनता के सामने। इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। संजीव जी, पहले मुझे आप ये बताएं कि हमने मिडिल ईस्ट के बारे में, रशिया यूक्रेन के बारे में, कनाडा भारत के बारे में इवन, और आपने बांग्लादेश का भी जिक्र किया। क्या सचमुच में एक व्यक्ति, एक चेहरा बदलने के बाद इतनी चीजें बदल सकती है? और क्या फिर इसके मायने ये नहीं है कि बाइडेन ने पीठ कर रखी थी इस तरफ, या उनकी पॉलिसीज इन चीजों को लेकर थी? एक तरह से ऐसा लगता है जैसे अमेरिका में बिल्कुल सब कुछ उल्टा चल रहा था, जो अब सीधा हो जाएगा। ये एक नैरेटिव है या इसमें सचमुच कुछ सच्चाई भी है? देखिए प्रवीण जी, अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो जाहिर है कि वो एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति होता है वो उसकी अपनी शख्सियत तो होती ही है, लेकिन वो अमेरिका जैसी एक सुपर पावर को रिप्रेजेंट करता है। और अमेरिका का जो ग्लोबल उनका डोमिनेंस है, जो उनके ग्लोबल इंटरैक्शंस हैं, जो उसका जो वैश्विक प्रभाव है, जो डॉलर का जो वैश्विक प्रभाव है, उन सारी वजहों से जाहिर है कि अमेरिका के इलेक्शंस पर और अमेरिका के राष्ट्रपति के कदमों पर, उनके डिसीजंस पर पूरे विश्व की नजर होती है और पूरे विश्व पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। और मिडिल ईस्ट का क्षेत्र रीजन हो या यूरोपियन थिएटर हो, दोनों जगहों पर डोनाल्ड ट्रंप से इस बात की संभावना बहुत ज्यादा प्रबल है कि उनकी कार्यकाल के दौरान मिडिल ईस्ट में भी और यूरोपियन थिएटर में भी जो है शांति और स्थिरता आएगी। और जैसा कि वो कहते रहे हैं कि यदि वो राष्ट्रपति बनते हैं तो 24 घंटे के अंदर ही रशिया यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने के लिए कार्य करेंगे और बड़े कदम उठाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब इस बात की प्रबल संभावना है। आप एक चीज कहते हैं, मैं उससे समझना, आप ही की बात को रखते हुए आपने कहा कि कोई, मुझे याद है आप बार बार इस बात को रखते हैं कि बायलैटरल रिलेशंस जो होते हैं, बड़ी पॉलिसीज होती है, उसे चेहरे बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें बाइडेन भी थे तो भारत के साथ अच्छे रिश्ते। अब इसको हम दूसरी जगहों पर रखें, क्या ऐसा बाइडेन और रशिया के बीच में नहीं है? ऐसा बाइडेन और इधर मिडिल ईस्ट का जितना मसला चल रहा है उसके बीच में, या ट्रंप इन दो शख्सियतों को कंपेयर करने से बदल जाएगा? या आपको लगता है कि पॉलिसीज जो है वो एंटायरली ऐसी क्या चेंज हो जाएंगी? कुछ स्पेसिफाई कर पाएंगे जिसकी वजह से ये हालात बदल जाएंगे? देखिए, पॉलिसी अप्रोच में निसंदेह चेंज आएगा। और जो रशिया यूक्रेन के संदर्भ में जो अभी तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो अप्रोच ये था कि वो रशिया की महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाने के लिए जिस तरीके से रशिया ने नेटो के एक्सपेंशन का आधार लेते हुए ये जो पूरा युद्ध शुरू किया, और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पुराने सोवियत यूनियन के गौरव को हासिल करने की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, और जाहिर है कि एक नए शीत युद्ध जैसी जो स्थिति बन रही थी, उसमें अमेरिका ने भी इसको एक चैलेंज के तौर पर लिया और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उसे कन्फ्रंट कर रहा था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जो अब सत्ता में आए हैं और उन्होंने 2.5 से पौने 3 वर्षों का समय ये देखा है कि इस युद्ध का कोई आउटकम नहीं निकल रहा है। अमेरिका लगातार अपने पैसे भेज रहा है, अपने हथियार भेज रहा है,
जाहिर है कि अमेरिका के टैक्स पेयर्स की जो मनी है वो यूक्रेन को जा रही है। नहीं, और दैट्स अ इससे- पॉइंट सर, मैं समझ गया आपकी बात को। ये बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप खुद परेशान हो गए। रशिया और यूक्रेन जो है वो दोनों ही परेशान चल रहे हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक ट्वीट भी हम दिखा देते हैं दर्शकों को। प्रमोद कृष्णम ने एक एक्स पर पोस्ट किया है, डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर उनका पोस्ट है, ये सनातन की जीत है। देखिए सनातन की, और मेरे साथ प्रमोद कृष्णम जी खुद टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, किस तरह से ये सनातन की जीत है? आज हमने साधु संतों को भी देखा, पूजा अर्चना कर रहे थे, बांग्लादेश वाली बात उन्होंने कही, लेकिन आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, पूरी दुनिया में भारत एक ऐसी भूमि है जहां से सनातन का ओरिजिन हुआ है। सनातन की उत्पत्ति भारत की भूमि है, इसीलिए भारत और सनातन एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, नंबर 1। नंबर 2, जो सनातन के साथ है वो ऑटोमेटिकली भारत के साथ होगा, और जो भारत के साथ है वो ऑटोमेटिकली सनातन के साथ होगा। अब प्रश्न उठता है, बांग्लादेश में जिस प्रकार हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हिंदुओं के ऊपर जुल्म हुआ, हिंदुओं को मारा गया, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, उस पर पूरी दुनिया में अगर कोई हिंदू संत या हिंदू महात्मा या महापुरुष या हिंदू नेता बोलता है, वो उतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप हिंदू नहीं है, लेकिन उन्होंने हिंदुओं के ऊपर हो रहे जुल्म का मुद्दा उठाया और इंटरनेशनल लेवल पे उठाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये मुद्दा उठाया। इसलिए सारे सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने ट्रंप की जीत की दुआएं की, और परमात्मा की ऐसी कृपा रही कि ट्रंप को प्रचंड बहुमत मिला। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो सनातन के साथ है वो सनातन का है, और सनातन वैसे सबका है, क्योंकि धर्म पूरी दुनिया में जो धर्म है वो एक ही है, सनातन, क्योंकि वो सत्य है। जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। पूजा करने की पद्धति अलग अलग हो सकती है, लेकिन सनातन प्रकृति प्रदत्त धर्म है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत है ये सनातन की जीत है, ऐसा मैंने इसलिए कहा। जी प्रमोद जी, वैसे तो सारी दुनिया भारत की तरफ एक महाशक्ति के तौर पर देख रही है, सभी हमसे अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप की जीत के बाद में क्या अपेक्षाएं आपको लगता है कि हमारी इमीडिएट हो सकती हैं, जो कि बाइडन के हटने के बाद, ट्रंप के आने के बाद भारत के लिए आपको आशान्वित करती हूं? देखिए तिवारी जी, ट्रंप का नेचुरल लगाव है भारत के साथ, और भारत में उनका जो लगाव है उसका एक मुख्य कारण नरेंद्र मोदी जी से उनकी मित्रता है। और इस बात को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कई बार पब्लिक मंचों पर कह चुके हैं कि ट्रंप उनके मित्र हैं, और ट्रंप भी कह चुके हैं कि मोदी इज माय फ्रेंड, है ना। हाउडी मोदी करने वाले ट्रंप ही थे। तो जब से ट्रंप वहां हटे हैं तब से एक तो दुनिया का जो वातावरण है, क्योंकि ट्रंप ऑटोमेटिकली एंटी टेररिज्म है, आतंकवाद के खिलाफ है, वो पूरी दुनिया से आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, और भारत भी शांति चाहता है। तो उनका और भारत का जो ये मित्रता का जो रिश्ता है ये नेचुरल है, नैसर्गिक है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप के जीतने से पूरी दुनिया में भारत की जो धाक है, भारत की जो छवि है, ये और मजबूत होगी और शक्तिशाली होगी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका हमसे बात करने के लिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जिन्होंने बड़े सुंदर तरीके से बताया कि ये सनातन की जीत कैसे है, और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि भारत की अपेक्षाएं कैसे आने वाले दिनों में बढ़ती हैं जब ट्रंप राष्ट्रपति के तौर पर आ गए हैं। सभी मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, और मैं चाहता हूं कि आकाश जी आप भी थोड़ा सा स्पेसिफाई करें। आपने बोला था इकोनॉमिक ग्रोथ में और अन्य चीज़ों में फ़ायदा होगा, तो स्पेसिफिकली आपको क्या लगता है, चाहे वो मेक इन इंडिया के लिहाज से हो, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिहाज से हो, MSMEs को बढ़ावा देने के लिहाज से हो, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हो, क्या आपको लगता है कि फ़ायदा हमको इमीडिएट मिल सकता है? जी, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा है, मैं इस सवाल की वेट कर रहा था। बात हो रही है हमेशा कि ट्रंप वुड फिक्स इट, कैसे करेंगे इकोनॉमी को फिक्स, क्या करेंगे उसके लिए, क्या कोई जादू करेंगे? मेरे हिसाब से एक चीज करेंगे, वो लिक्विडिटी पैकेज अमेरिका की इकोनॉमी के अंदर इन्फ्यूज करेंगे। क्योंकि आज प्रवीण जी हो क्या रहा है, बात होती है अनएम्प्लॉयमेंट की जनरली बात हुआ करती थी इमर्जिंग इकोनॉमीज में। आज अमेरिका में सबसे बड़ा विषय क्या है, हर हफ्ते हम डेटा देखते हैं, जॉबलेस क्लेम्स कितने, यानी बेरोजगारी कितनी बढ़ी हुई है। तो उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए, अमेरिका की इकोनॉमी को फिक्स करने के लिए, फिक्स कैसे किया जाएगा? हम सब बात कर रहे हैं कि ट्रंप वुड फिक्स इट,
मेरे हिसाब से बहुत बड़ा लिक्विडिटी पैकेज देंगे जो अमेरिका में रोजगार बढ़ाएगा और हिंदुस्तान को डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि पहले भी जब लिक्विडिटी पैकेज दिया था तो बहुत सा इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हुआ था। तो चाहे हिंदुस्तान में मार्केट्स में पैसा आए, चाहे हिंदुस्तान के अंदर एफडीआई का पैसा आए, चाहे हिंदुस्तान के स्टार्टअप्स को ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिले, हिंदुस्तान के आईटी को ज्यादा कारोबार मिले, क्योंकि हिंदुस्तान का आईटी यूएस में बैंकिंग को काफी कुछ सप्लाई करता है, तो हिंदुस्तान को डायरेक्टली फायदा मिलने वाला है। सबसे पहले फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हिंदुस्तान के लिए बहुत रिलेवेंट है, बहुत बढ़ने वाला है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग का बूम हिंदुस्तान में और बढ़ेगा। तीसरा, आईटी और आईटी सर्विसेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर रहा था, आईटी और आईटी सर्विसेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटी ने बड़ा रोल प्ले किया क्योंकि हिंदुस्तान आज गॉट इट सर। तीन आपने पहले भी कहा कि इसको बहुत डिटेल में समझा जा सकता है, लेकिन पूर्णिमा जी भी जुड़ गई है, समय भी समाप्त हो रहा है, तो एक जो सवाल उनसे अधूरा रह गया था वही ले लेता हूं। क्या फिक्स सबसे पहले होगा और आपकी उम्मीद क्या है पूर्णिमा जी? और दूसरा, हम देखते हैं कि अब तो जीत गए, जब तक नहीं जीतते तब तक तो सबका ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन अब आप ट्रंप के व्यवहार को कैसे देखेंगे? अभी तक तो वो विपक्ष में थे, लड़ रहे थे, तो सब कुछ कर रहे थे, अब आप एक डिफरेंट ट्रंप को देखेंगे और क्या सबसे पहले आप चाहती हैं कि वो फिक्स कर दें? नहीं, कि उन्होंने पहले ही कह दिया कि बॉर्डर फिक्स करेंगे, इमिग्रेशन फिक्स करेंगे, तो यही इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इट हैज बीन इन्वेडेड बाय इलीगल एलियंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, तो यही पहले करेंगे. और आप जो कह रहे थे ट्रम्प का बिहेवियर चेंज होगा कि नहीं, मुझे लगता है कि ही इज ऑलरेडी ए चेंज्ड मैन. उनको उनके ऊपर डायरेक्ट शॉट लिया गया है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार. फर्स्ट टाइम जो बुलेट गया है वो उस कान के साइड से चले गए, वो उनका मुंह अगर शिफ्ट नहीं करते तो ट्रम्प वुडंट बी विद अस. तो मेरे ख्याल से ही इज अ चेंज्ड मैन. ठीक है, चलते चलते एक रजत, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब बहुत मुश्किल है, फिर भी पूछ रहा हूं कि वो सवाल की तरह छोड़ के जा रहा हूं, बहुत संक्षेप में बताइएगा. अब एक्स का क्या होगा? जीत गए ट्रम्प तो बहुत अच्छे से चलेगा, और क्या, उसके अलावा बहुत सी और भी कंपनी से उनको फायदा होने वाला है. ठीक है, ये भी एक बड़ा, और ये तो एलन मस्क को समझ में आ ही गया था, सब कुछ उन्होंने जो है वो कॉस्ट पर कर दिया था, तो वो एक अच्छे बिजनेसमैन तो है ही. ट्रम्प भी अच्छे बिजनेसमैन है. खैर, भारत के बिजनेस में, भारत की इकोनॉमी में कितना इजाफा होता है, ग्रोथ होती है, इस पर सबकी नजर रहेगी. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. बड़ी सुंदर चर्चा थी, बहुत सारे पहलू हमारे सामने आए. बहुत बहुत धन्यवाद. भारत का सवाल में इतना है.